Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी एकोमोडेट हो गई। मुसलमान की बहस में रोजी रोटी कपड़ा मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। एक राजनीतिक विचारधारा है वो, और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई, और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा, क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथियों का। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? पहले तो अंजना जी आपका बहुत शुक्रिया, और आज तक की पूरी टीम को कि आप लोग ये अच्छा प्रोग्राम कराते हैं। और मैं स्वागत करता हूं हमारे पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता का और सभी आपके दर्शकों का। आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है, तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं तो। और दूसरी बात, आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है, कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है, और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए, आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है, और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है कि जो हिंदी पट्टी है उसके ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। सवाल ये है कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में थी, सरकार में थी, उससे पहले जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली, देश को आज़ादी दिलाई, और अभी विपक्ष में है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो खेलता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों के अलावा विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गारंटी शब्द लेकर के आए। और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज़्यादा बिल्कुल हक है, क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा बोलना चाहिए। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडल है। और आपने चाहे मतलब ट्रोल करने के लिए ही सही या आरोप लगाने के लिए सही, आपने एक बड़ी अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वजह से कर्नाटका में हमको जीत मिली। तो वो जो गारंटी थी वो मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक टेम्पलेट सेट किया है। टेम्पलेट ये सेट किया है कि इस देश में सरकार और जनता के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि जनता सरकार को टैक्स देती है, और सरकार बदले में जनता को सुरक्षा, उसके जो है रोजी रोटी, कपड़ा मकान, इन तमाम चीज़ों को मुहैया कराती है, व्यवस्था कराती है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनने लगा था देश में कि हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्या देगी ये तय नहीं हो पा रहा था। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जीत किसी की हुई हो, मुख्यमंत्री कोई बना हो, लेकिन एक बात हम सबको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि एक बार फिर से लोक कल्याण, वेलफेयरिज्म इस देश की राजनीति के केंद्र में आया है। पहले क्या था ना
कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी कपड़ा मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो कब दीजिएगा। ये है देश को आगे ले जाने वाली बात, ये है सकारात्मक राजनीति कि अगर हम इस देश में एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर इस देश में एमपी को, यहां हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल सकता है तो इस देश में कांस्टेबल को कहीं नहीं क्यों नहीं मिल सकता है, टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है, जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको क्यों नहीं मिल सकता है। अब ये टेम्पलेट सेट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस देश के बड़े कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर सकते हैं, 10,60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया है, और आपने किसान निधि के तहत 2,60,000 रुपया किसानों को दिया है, तो ये बेईमानी क्यों? देश के मुट्ठी भर जो है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आप 10,60,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और देश के किसानों को मात्र 2,60,000 करोड़। तो मेरा मानना है कि जीत किसी की भी हो, अल्टीमेटली इस चुनाव में और इस चुनाव के बहस में एक एजेंडे की जीत हुई है। और ये वो एजेंडा किसका है? वो एजेंडा है सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेवारी क्या है, जनता के तौर पे किसकी भागीदारी हो रही है और किसकी भागीदारी नहीं हो रही है। महिलाओं को चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, उनका खाता खुलना हो, सबको पक्का मकान दिलाना हो, 5 किलो अनाज हो, तो ये तो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, आपको बताएंगे। इसमें से कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं रखी गई। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों का पक्का मकान बनाया जाता था, पीडीएस सिस्टम के तहत जो है गरीबों को जो है अनाज दिया जाता था, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने के लिए इस देश में आधार की योजना लाई गई। पहली बार ऐसा हुआ कि बायलैटरल एंट्री से कांग्रेस पार्टी एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लेके आई कि हम आधार कार्ड बनवाएंगे, सबका खाता खुलवाएंगे और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था उसमें राहुल जी ने बार बार एक योजना की बात की थी, उन्होंने न्याय की बात की थी कि पूरी दुनिया में जब यूनिवर्सल इनकम की बात हो रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि धन का बंटवारा क्या है। जैसे अगर हम ये देखेंगे ना, अगर हम आज तक चला रहे हैं मान लीजिए, या ललन टॉप चला रहे हैं, तो अंजना जी को कितना सैलरी मिल रहा है, और अंजना जी का दफ्तर साफ करने वाला जो स्वीपर है उसको कितनी सैलरी मिल रहा है। एक अंजना जी की सैलरी में कितने ड्राइवरों को सैलरी मिल सकता है। ये जो धन का बंटवारा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी अकोमुलेट हो गई है। तो 99% जो लोग हैं उनके पास जो है दोबारा रोजी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कपड़े के लिए, उनके बच्चों के जो है भविष्य के लिए सरकार क्या उपलब्ध कराएगी। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से, चुनावी परिणाम जो भी हो, कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी का जीता है। और आप जान लीजिए कि जाति जनगणना का प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी उठाई, उसमें किसी जाति को किसी जाति से लड़ाने का सवाल नहीं है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सवाल है। आपका छीन करके किसी को नहीं दे देना है, लेकिन जिसको नहीं मिल पा रहा है वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये सारे एजेंडे राजनीति में आए हैं। देश के नौजवान इस पे बात कर रहे हैं, और विपक्ष ने जो यह सवाल उठाया, जो गारंटी की बात की, फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो लोन लेकर के स्टूडेंट पढ़े हैं उनका लोन कम करेंगे, रोजगार की गारंटी करेंगे, यूनिवर्सल इनकम के आधार पर न्याय योजना लेकर के आएंगे। इन सवालों से ये हुआ है कि मोदी जी को भी राजस्थान में कन्हैया लाल करते करते ये कहना पड़ा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। और जब एक बार मोदी जी ने कह दिया तो जो सवाल पूछ रहे थे प्रमोद जी, वो सवाल अब हम भी पूछ सकते हैं फिर से कि आपने तो कहा था कि हम 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने कहा था कि 2022 तक पक्का मकान बना देंगे, बुलेट ट्रेन कब चलेगा। तो देश के लोगों का सवाल राजनीति के केंद्र में रहेगा। और हमारा मानना है कि इस परिणाम को ऐसे देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो टेम्पलेट सेट किया है इस देश में वेलफेयरिज्म का, भागीदारी का, सबके न्याय का, उसकी जीत हुई है। मध्य प्रदेश में जहां, अच्छा चलिए हम गलत हो गए, आप तो नहीं गलत होती कभी ना, आपका आकलन कैसे गलत हो गया। तो कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें सोचने के लिए सवाल हैं। एग्जिट पोल कई बार सही ठहरता है, कई बार गलत। एमपी में हम सही ठहरे, ये सच है कि कुछ जगहों पर हमारा भटक गया।
फिर से एक बार हेलमेट लगाए हुए और पैड्स के साथ आज जो पवन जी एकदम आवेश में है। पवन जी के पास चलते हैं फिर से। पवन जी, अच्छा है आपका जो अग्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये अग्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर निकालने के बजाय अगर यही ताकत और ऊर्जा इस बात में इस्तेमाल हो कि जनता को हम कैसे कन्विंस करें। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप एजेंसीज का मुद्दा बार बार उठाते हैं। उसी दौरान वैभव गहलोत रिजॉर्ट वाला इशू जिसमें यहां पर रेड्स हो रही थी, और वहां पर महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ में कमलनाथ जी पर ऐसा कुछ एमपी में स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इन राज्यों में उनकी जीत होती है। अब पीएम ने मनी हाइस्ट करके धीरज साहू के जरिए टारगेट किया है कि अगर हवा हवाई है तो ये नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो रही हैं भाई। 353 करोड़ और 3 किलो सोना। अगर आप इजाजत दें तो आप जरूर दीजिए, पवन जी के भी। तो जब मशीनें गर्म हो जाएं तो जरा ठंडी तस्वीरें भी देख लिया कीजिए। आप ही ने दिखाया था, आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि किसी नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लूं, बंगारू लक्ष्मण। इस पर वो कहते हैं कि हमने उसके बाद से उनका करियर खत्म ही हो गया, उनको हटा दिया गया। बात तो होगी ना, करियर हो सकता है जिनके यहाँ मिली उनका भी खत्म हो जाए। सवाल ये है कि वो एक सांसद थे, उनका अपना बिजनेस था, उनको जवाब देना है। पर मैं आगे एक बात बढ़ के पूछ रहा हूँ, ये भी इत्तेफाक था कि एक सांसद के यहाँ निकला तो इतना हंगामा है, वो जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप जवाब दीजिए। पर एक बात पूछूं, वो जुदेव जी का भी मैंने आप ही के चैनल पे देखा था। पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम तो नहीं। तो क्या राजनीति सब कुछ इसी पे डिसाइड होगी? वो जवाब दें, बात होगी। पर यही लोग जो इनकी मशीनें गर्म हुई हैं ना, चली जाएं बड़े लोगों के यहाँ तो मशीन तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर भी लगा दीजिएगा तो पैसे नहीं गिन पाइएगा। पवन जी, नोटबंदी के बाद कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था अहमदाबाद का जिसमें सबसे ज्यादा नोट बदले गए? किसका था वो? कौन उसका डायरेक्टर था? मैं नाम लूंगा तो शायद आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलनी बंद हो जाएंगी। महेश शाह 14,000 करोड़ जिसने ब्लैक मनी डिस्क्लोज किया, वो लापता हो गए। वो कौन थे? किसके नजदीक थे? प्रधानमंत्री को आजकल उन्होंने शायद कोई नया आदमी रखा है जो ट्विटर देखता है उनका, उसके साथ थोड़ी बैठक करनी चाहिए उनको शायद पता ही नहीं वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी। सवाल तो वैसे आप पूछती हैं, लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। वसुंधरा राजे का में क्या कमी थी? उन्हें नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो 3 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। नहीं, हमारी तो अभी जीते ही नहीं। आप ही कह रहे हैं आपको नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं, हमारी तो कितनी महिलाएं कैसे बनाते बताइए? हार रहे फिर भी बना लेते। अभी नहीं हुआ, वो वक्त आएगा। अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी। अभी वो वक्त नहीं आया। ये वाली कॉमेडी सही बैठी नहीं। मुझे एक बात बताइए। शीला दीक्षित यहां 3 टर्म्स थी मुख्यमंत्री, पहली प्रधानमंत्री इस देश की महिला किसने दी? मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ाकर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे में। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं। मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। नशे में आप हैं सर। हम क्या नशे में? हमारा तो नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे। सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब हमला संस्थानों पर हो रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं उठाएं? या अब उस पर भी आपत्ति है आपको कि सवाल क्यों उठा रहे हैं? लगता है ऐसा आपको लगता है? आप अभी पूछ लीजिए लोगों को लगता है कि मीडिया निष्पक्ष है या नहीं है? इस भ्रम में जीते हुए आपके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आपके नेताओं में काबिलियत है कि वो आपके लिए चुनाव जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ये बताना आपका काम है, लेकिन आप नेताओं पर मंथन करने को तैयार नहीं है।
स्ट्रैटेजी पर मंथन करने को तैयार नहीं है। क्या मैं हम सही नहीं कह अपना रही हूं? जितना मंथन करना है जरूर करेंगे अंजना जी। सिर्फ एक आग्रह हमने आपसे है। कर्नाटक पे बोला एक कि आग्रह भ्रष्टाचार आपसे। का नाम टिक गया। जब मेरी बारी आती है अंजना जी 40%। को मेरी आवाज इतनी नापसंद है कि खुद ही बोलती चली। नहीं, क्योंकि आप अंजना अंजना कर रहे हैं, आप ऑब्सेस्ड हो अरे रहे हैं आप मुझसे। एंकर हैं आप तो अंजना आपका से नाम- इतने obsessed अच्छा हैं, मैं चलिए क्या फिर करूं? मैं क्या बोलूं? अरुण पुरी जी का नाम लूं, राज चंगप्पा जी का नाम लूं, राहुल कंवल जी का नाम लूं, किसका नाम लूं? बताओ, मैं सबका नाम ले लेता हूं। नहीं, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप चलिए कांग्रेस के नाम नहीं बिहाफ लेते। पे आए हैं, आप जवाब दीजिए। चलिए नाम नहीं लेते। मैडम तो कह सकते हैं। मैडम, मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है? देश के लिए अच्छा होगा। कर लीजिए ना आत्ममंथन। हमारा क्या भी चाहते आग्रह हैं? मान लीजिए। हम तो जितनी बार आप कहते हैं आत्ममंथन करिए, हम करते हैं। आपकी हर सलाह मानते हैं हम। चुनाव हारते हैं तब भी मानते हैं, चुनाव जीतते हैं तब भी मानते हैं। हम तो मीडिया को सम्मान करते हैं। जब हम सरकार में थे, प्रमोद तिवारी जी तब भी सत्ता में थे, पूछिए इनसे। कन्हैया कुमार जी तो तब भी जूझ रहे थे सरकार के खिलाफ। जब हम सरकार में थे, आप लोग रोज उन्होंने तो कार्यक्रम आपको करते डूबता थे, जहाज कह दिया था। रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। तो क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे कोई बोलने नहीं में डर डर रहा है नहीं यहाँ लगता। पर। हम तो पूछ रहे रोज थे सुबह धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ धीरज बैठे साहू पर हैं इनको सन्नाटा छा चुनौती गया। देता हूं, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। बस शुरू हो। चुनौती है ये मेरी। मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 15 साल में भी सरकार इनसे में बहादुर तो प्रमोद जी आप निकले। आपने धीरज साहू पे मैं जवाब दिया धीरज साहू कम से पे भी कम। जवाब दूंगा। वो तो 353 थोड़ी बहादुरी करोड़ आप पे आ ही नहीं दिखाइए रहे। कि जब मैं आईना दिखा रहा हूं तो आईना देखिए, आप भी बहादुरी दिखाइए। मैं आईना दिखाने ही आया हूं यहाँ, मैं आया हूं तो दिखाऊंगा। अब आइए धीरज साहू पर। मैंने उसका सबसे पहले जवाब आपको दिया। महेश शाह, एक और शाह का भी नाम लेते लेते रह गया, अमित शाह। किसका बैंक है वो जिसमें सबसे ज्यादा नोटबंदी में नोट बदले गए? मैं तो 2 शाह का नाम ले लिया। आप सुनने की हिम्मत है आपकी? दोनों शाहों का नाम धीरज साहू बोल रहे हैं। धीरज साहू का तो हमारे प्रमोद जी ने भी जवाब दे दिया, मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया। अरे जिनका पैसा है उनसे पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो तो ठीक है, लेकिन ये सवाल नोटबंदी का perception सवाल है। आपने क्यों नहीं पूछा उस कोऑपरेटिव बैंक से? हम तो ये पूछ रहे हैं, कहां है महेश शाह? पूछिए ना, जवाब दिलवाइए ना हमें। सवाल परसेप्शन का है। इसके अरे साहब, बावजूद मोदी क्यों जीत मैं रहे हैं? आप परसेप्शन आप की बात जनता कर को रहे हो, मैं क्यों नहीं तथ्य दे रहा हूं convince कर पा आपको। रहे? इट्स फैक्ट्स वर्सेस परसेप्शन, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ फेसिंग दीज फैक्ट्स? किसी ने ऑडियंस से कहा भूख हड़ताल पे तो बैठो आप लोग। कब बैठे थे क्या मोदी जी भूख हड़ताल पे प्रधानमंत्री बनने से पहले? अब मीडिया को कहिए अन्ना हजारे ढूंढे एक और, जैसे इन्होंने पहले ढूंढा था आरएसएस के साथ अच्छा, मिलकर। हमने ढूंढा था। भाई हम तो जैसे मोदी जी आए, अन्ना हजारे बैठे, वहां अरविंद जी बन गए, यहां मोदी जी बन गए। आप किसी अन्ना को लाइए, हम बन जाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हैं आप? कोई किसी अन्ना को ला नहीं सकता। नहीं, हमें सब मालूम है कौन अन्ना लाया पैदा था। होते हैं और अन्ना के और तरह लोग अन्ना पैदा आंदोलन में होते हैं जब और लोग फिर सो जुड़ते जाते हैं। हैं। पवन जी, आंदोलन को आप बिलिटल मत कीजिए, क्योंकि उस बहुत आंदोलन बढ़िया। में क्या जो भी है, नहीं, जो मैं भी नहीं है, बिलिटल करूंगा। उस आंदोलन से कईयों की दुकान चली, हाँ, ये भी मीडिया सही में भी है। कईयों की दुकान चली, ये भी सही है। पॉलिटिक्स में भी कईयों की दुकान चली, इसलिए मैं उसको बिलिटल नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र की ताकत आंदोलन होते हैं। ठीक। लेकिन उस आंदोलन के पीछे मीडिया का भी एक बड़ा हाथ था। आज वो मीडिया कहां है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आज वो अन्ना हजारे कहां है? मतलब मैं आप सिर्फ ये पूछ रहा हूं। आप चाहते हैं कि मीडिया आपको जिता दे? नहीं, मीडिया तो न जिताता है न हराता है, आप ही कह रही हैं। तो आप बात परसेप्शन की हो रही है, आप ही कह रही हैं। तो मीडिया जो परसेप्शन बना रहा है आप विपक्ष के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, आप उस पर भी तो थोड़ा सवाल उठाइए कि ये परसेप्शन आप किस आधार पर बना रही हैं? जीत हम और जो हार अगर के आधार सवाल- पर। अरे साहब, कमाल अब कन्हैया जी को बोलने दीजिए तो। चलिए, आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। जब मैं ज्यादा बोल देता हूं कहते हैं नहीं कन्हैया नहीं, जी को आप बोलने आज एकदम फॉर्म में, आप ऐसे ही नहीं, डटे मैं तो हमेशा रहिए, full बल्ला form पे उठा के रहता आप हूं। डटे रहिए। बस ये जरूर कीजिए कि कभी कभी जब बंद कमरों में बैठे तो अपने नेताओं को भी आईना हम दिखाते रहिए। सब जगह सब आईना एक दूसरे को कन्हैया जी। दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी यहां हम बैठे हैं तो मीडिया से भी कुछ सवाल पूछेंगे। रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं वो तेलंगाना के, और उन्होंने कहा आपको खुशी हुई ना? क्योंकि जरूर, आप हमने उनका निष्पक्ष सबसे हैं। पहले इंटरव्यू किया था। नहीं, आप निष्पक्ष हैं तो आपको खुशी हुई होगी। पवन जी उस समय पता नहीं टीवी देखते नहीं देखते। पवन रेवंत जी रेड्डी जी का पहला जीतेंगे तो इंटरव्यू आपको मैंने ही खुशी किया होगी था। कि नहीं?
पवन जी जब जीतेंगे आपको खुशी होगी ना, आप निष्पक्ष हैं। आप पवन जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाइए, पार्टी का अध्यक्ष तो अभी बने हुए हैं, सारे फैसले ले ही रहे हैं वो मीडिया के। मतलब वो अभी अध्यक्ष एक बने हुए हैं, बन जाएंगे भविष्य में, ऐसा क्या है? आपको इसमें भी आपत्ति में नहीं नहीं मीडिया के फैसले ले रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, कन्हैया जी। अंजना जी आज निष्पक्ष हैं और आज हमको मौका आज निष्पक्ष है नहीं, हम लोग अच्छा, सदा निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष हैं, हाँ माफ कीजिए। रेवंत रेड्डी सीएम बने जी। और आपके युवा नेता वहां पर वो, हालांकि एबीवीपी से शुरुआत की थी उन्होंने, गौ पूजा करते हुए वो वोटिंग वाले दिन गए और ये किए। कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अब तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो, 450 में सिलेंडर हो, ये तीनों को मिलाकर जनता के बीच में पहुंच रही है। तो आपके क्षेत्रीय नेता सॉफ्ट हिंदुत्व को, चाहे वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाना हो कमलनाथ जी का, या फिर एक यात्रा हनुमान जी के लिए निकालनी हो, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर ये कहना हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। देखिए, आप मैंने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू हैं। मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फर्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं होता है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं होता है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं, तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए। ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। एक राजनीतिक विचारधारा है वो, और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी, उसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आज़ादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है वो परंपरा तो चली आ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है, ये गांधी जी के पहले से भी चली आ रही है। तो देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में किसी भी धर्म को कमतर करके नहीं आंका है। सर्वधर्म समभाव जो गांधीवादी चिंतन है उसको रिप्रेजेंट किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सुखी, संसार सुखी तो हम सुखी। ये भारतीय चिंतन परंपरा है। मेरे ख्याल से उसको कॉकटेल आपको नहीं कहना चाहिए, ये शब्द नहीं कहना चाहिए आपको। और राजनीतिक जीत के लिए हम कहते हैं कि रणनीति जब हम बना रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। रही बात जनता की, तो जनता के जीवन में धर्म उसका एक पक्ष होता है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भूख सबको लगती है, डर सबको लगता है, घर की जरूरत सबको होती है, नौकरी सबको चाहिए होता है। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया है ना, कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं, प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे। नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद, अंजना जी बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई।
आज जो आपके जूनियर हैं, जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। एलुमनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा ना कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पवन जी हमसे, आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है।